सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सेल, सेल किसे कहते हैं? एक्चुअल सेल। इधर आया, बोले सर माल ले, मैंने कहा रेडी है, ये तो ले, पैसे दिए, सेल है। और अग्रीमेंट टू सेल, मैंने कहा कल आ जाना, कल तैयार है माल, मैं दे दूंगा। अब मजे की बात है कि सेल हाथों हाथ होती है या जब भी होती है लेन देन, और अग्रीमेंट टू सेल अभी सिर्फ अग्रीमेंट बना है, एक्चुअल सेल बाद में होगी। चाहे अग्रीमेंट टू सेल हो या सेल हो, दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस टर्म में सेल भी आ जाती है, एक्चुअल सेल भी, और अग्रीमेंट टू सेल भी आ जाती है। लक्ष्य बेटा टाइम बहुत कम है और अपने को जो है काम बहुत ज्यादा करना है, अभी भी बहुत सारा बाकी, इसलिए सुनो ध्यान से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कितनी चीजें आती है, जल्दी बोलो। सेल भी आती है और अग्रीमेंट टू सेल। बायर किसे कहते हैं? बायर्स और अग्रीज टू बाय द गुड्स। सेलर सेल्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स। गुड्स एनी मूवेबल एसेट। गुड्स के प्रकार, तो पहले गुड्स की डेफिनेशन, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स बट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टॉक एंड शेयर्स, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स एंड ग्रास। ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ओल्ड एंड रेयर कॉइन्स और स्टॉक एंड शेयर्स, ये गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। मनी और एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होते। एक्शनेबल क्लेम मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो सारी चीजें जिन पे आप क्लेम कर सकते हो और नहीं मिले तो कोर्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। एक्शनेबल क्लेम, डन है ना ये कंसेप्ट। अब गुड्स के प्रकार, जो दुकानदार के पास, सेलर के पास पहले से हो, वो एग्जिस्टिंग गुड्स, जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो कि बेच दूंगा, कल आएंगे, परसों आएंगे, 4 महीने बाद आएंगे, फ्यूचर गुड्स। और जो वो बोले बेच तो दूंगा लेकिन आ गए तो कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट का अर्थ होता है आए तो नहीं आए तो, डिपेंड कर दिया अपने कंडीशन पे। अब कंटिंजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स में क्या अंतर है? फ्यूचर गुड्स में सेलर श्योर है कि आएंगे ही, इसलिए वो फ्यूचर बोलता है कि आएंगे मैं दूंगा। कंटिंजेंट में वो पहले से श्योर नहीं रहता है, बोले आ गए तो बेच दूंगा। ये दोनों में, दोनों फ्यूचर है, टेक्निकली दोनों अभी नहीं है, फ्यूचर में आएंगे, पर एक फ्यूचर में आएगा ही और एक का फ्यूचर में आना या नहीं आना अनसर्टन। आपकी पत्नी एग्जिस्टिंग गुड्स है, मंगेतर फ्यूचर गुड्स है, गर्लफ्रेंड कंटिंजेंट गुड्स है। और उसको लड़के के सेंस में भी ले रहे हैं, तो आप बोलो सर लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, गुड्स माल बोल रहे हैं, भैया लड़के के सेंस में। आपका बॉयफ्रेंड कंटिंजेंट गुड्स है, आज का जमाना खराब है, महिला आयोग में केस कर दो, मैं कल जो है क्लास के बजाय मेरे को वहां आप मिलने आओ कोर्ट में, बोले सर और क्या हालचाल, सलाखों के पीछे, जमाना खराब। आदमी भावनाएं समझता नहीं, शब्द पकड़ के खेल करना है। पढ़ पढ़ा लिया, उसके बाद अब क्या करना है, बोले पढ़ लिए वो तो अच्छा उपकार एक तरफ, आदमी के मजे और ले लो साथ, जेल भेजो, ये गलत। हाँ भाई, अरे दुनिया खराब है भाई। तो बात क्या है, बोलो भाई, जो चीज आपको पता ही नहीं कि श्योरिटी से आपके पास आएगी कि नहीं आएगी, कंटिंजेंट आएगी ये पक्का है, फ्यूचर है एग्जिस्टिंग, किससे खत्म। ये कंसेप्ट बिल्डिंग एग्जांपल। चल, तो मैं गया और मैंने कहा भैया वो अगरबत्ती है क्या, जेनेरिक गुड्स, अगरबत्ती की दुकान पे अगरबत्ती है क्या, एग्जिस्टिंग। अरे यार वो वाली जो वो जिसमें धूप बत्ती जैसी आती है, वो क्या, काशी का, बोले काशीदीप, काशीदीप धूप बत्ती, बोले हाँ वो अगरबत्ती नहीं धूप बत्ती, काशीदीप। अभी क्या कर दिया, स्पेसिफिक, क्या कर दिया, स्पेसिफिक, नहीं एसर्टन कर दिया कि कौन सी वाली चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भी काशीदीप धूप के बहुत सारे पैकेट पड़े, उनमें से कौन सा वाला पोड़ा है, कौन सा वाला पोड़ा या पैकेट, तो वो जो एक पैकेट उसने निकाल लिया वो एसर्टन हो गया। मैंने कहा भाई कार है क्या, बोले हाँ है, मारुति सुजुकी सियाज है, बोले है, तो एसर्टन तो हो गई कि सियाज लेना है, सॉरी हाँ, स्पेसिफिक नहीं हुई है कि कौन सी वाली। तो मैंने कहा कि भाई कार है क्या, अनएसर्टेन गुड्स, कार तो है, एग्जिस्टिंग तो है, लेकिन अभी सर्टन नहीं कौन सी बोल रहे हो। फिर बोले वो मारुति सुजुकी सियाज रेड कलर की, ये अभी असर्टन तो हो गई लेकिन स्पेसिफिक नहीं हुई है, और ये 4 गाड़ियां खड़ी है लाल कलर की। अब इनमें से कोई एक लेना है, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 लकी नंबर, ये दे दो। आनी हुई थी 4 पे भी समझ में आ गया था कि भाई समझ रहे बात को, तो ये 8वें नंबर की गाड़ी हमने ले ली, तो वो स्पेसिफिक हो गई भाई। अब ये 3 से हमको कोई लेन देन समझ में आया। अच्छा, कंटिंजेंट गुड्स का क्या होगा, पहले वो
एग्जिस्टिंग होंगे, उसके बाद एसर्टन होंगे, फिर स्पेसिफिक होंगे, फिर बिक जाएंगे। यही फ्यूचर गुड्स में होगा। फ्यूचर गुड्स पहले एसर्टन होंगे, एग्जिस्टिंग होंगे, फिर एसर्टन होंगे, और उसके बाद एक मजे की बात, सेल जब भी होगी वो स्पेसिफिक गुड्स की होगी, और बाकी सबका अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। बाकी सभी गुड्स कंटिंजेंट, फ्यूचर, अनएसर्टन, इनका क्या हो सकता है? अग्रीमेंट टू सेल। लेकिन एक्चुअल सेल जब भी होगी किसकी होगी? स्पेसिफिक गुड्स की होगी। लॉजिकल बात है, क्योंकि जब सेल होगी तब तक तो मालूम तो पड़ रहा है कि यही आ रहे हैं। अरे भाई ये शक्कर पड़ी है बोरे में दुकानदार के यहां पर, ये अनएसर्टेंड है, बहुत तरह की शक्कर है। फिर हमने कहा ये जो बोरे में रखी छोटे दाने वाली शक्कर, ये असर्टन हो गई है ना, लेकिन इसमें से भी मेरी वाले 5 किलो कौन से होंगे? तो वो तो तभी होंगे ना जब आप थैली रखोगे, थैली में 5 किलो तोलोगे, और जब 5 किलो हो जाएंगे तो थैली बांध के दे दोगे। वो एग्जाम्पल बोलो। हाँ, तो वो सब काम की नहीं, अब ये मेरे काम की है। एक्चुअल सेल जब भी होगी तो स्पेसिफाई हो ही जाएंगे ना गुड्स तब तक तो, कि ये मेरे हैं। अब आपकी बची हुई शक्कर में आग लग जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी हमारे हाथ में आ गई। बोलो हाँ, कंसेप्ट क्लियर? चल, अनसर्टेन, उसमें से जो हम असर्टेन कर दे कि यही वाले चाहिए, और जो ये वाले में से भी जो हमको मिलेगा फाइनली वो स्पेसिफिक हो गए। कार जेनेरिक अथवा बहुत सारी खड़ी है, बहुत सारी सियाज हैं, ये क्या हो गया? अनसर्टेन। लाल रंग की चाहिए तो लाल रंग की सियाज क्या हो गई? असर्टेन, लेकिन उसमें भी 4 गाड़ियां हैं। अब जो मुझे मेरे नाम पे जो आ रही है वो स्पेसिफिक हो गई। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इतने सारे में से जब कुछ असर्टन हो जाए, इतना इतना तो सर्टन हो गया कि इनमें से कोई सी मिलेगी, तो इतना असर्टन है, उसमें से भी स्पेसिफिकली मुझे कौन सी मिलेगी वो एक अंत में तय हो जाएगी। मतलब ये चूज करने, ये बड़े लॉट में से छोटा लॉट आना मतलब पता ही नहीं है, उसमें से कुछ तो पता चला कि इतना में से कुछ होगा। जैसे ये पूरी पत्रिका है शादी की, विवाह योग्य युवक युवतियों की फोटो बायोडेटा, तो ये सब बिल्कुल अनसर्टेन है। उनमें से 10 लड़कियां छाट ली भैया के लिए आपने कि ये यार ये अच्छी लग रही है, ये सब पढ़ी लिखी आपके बराबर के, देखो जरा, तो ये सब असर्टन है कि इनमें से कोई एक पसंद आएगी, और उनमें से जो भैया हाथ रख दे कि ये वाली पसंद है वो स्पेसिफिक हो। ऐसा छोटा होता जाता है ना किस्सा। बोलो हाँ, चॉइस कम होती जाती, बाकी फिर आपको देखने की जरूरत ही नहीं। बाकी आती कि नहीं पत्रिका ऐसी बहुत आती। चलो भाई, आप कहीं से भी जोड़ लो इसको। अच्छा, ऑल सेल्स आर अग्रीमेंट टू सेल बट ऑल अग्रीमेंट टू सेल आर नॉट सेल, ऐसा आप कहना चाह रहे हो। शाउट आउट देना चाहेंगे हम देवांश मुंद्रा को। मुंद्रा, देवांश मुंद्रा, MUNDRA। अच्छा, और आपकी वाइफ का नाम क्या होगा? मुंद्री। तो सुनो, और अगर उसका बहुत बहुत दुबली पतली हुई तो 2 तोले की मुंदरी ला दे 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे जा फिर तू ले जा अपने अंगना। लगे थैंक यू बोले, एक तो जोक मारा यार। अच्छा, मेरे को पूरा विश्वास है कि बहुत गंदा था ये भयानक गंदा था मतलब कुछ लोगों के तो जो है प्राण निकल गए कि सर यार ऐसा हम ये मत करो कि घर जाके पछताए कि क्यों आए। भाई माहौल हल्का हो गया, वापस पढ़ लेंगे 5-5 मिनट। चलो भाई, ऐसा बनाना पड़ता है कभी कभी जोक, ऐसा डायरेक्टली नहीं बनते, ऐसा कहीं से कहीं रिलेट करके पहुंचना पड़ता है वहां तक। चलो, अब एक बार बताओ, जब भी सेल होगी तो किस पे होगी? गुड्स के बदले गुड्स होगी क्या? नहीं, वो तो बार्टर हो गया। फ्री में होगी क्या? नहीं, वो तो गिफ्ट हो गया। मनी के कंसिडरेशन में होगी तो फिर प्राइस जरूरी है क्या? अच्छा, लाइव स्टॉक गुड्स में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सब गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं। एयर आती कि नहीं आती गुड्स में? एयर गुड्स में नहीं आती। चलो अभी प्रॉपर्टी पे आओ। प्रॉपर्टी कितने प्रकार की? जनरल और स्पेसिफिक। जनरल प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी पोजीशन। पोजीशन लेना आप इसको, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट किसे कहते हैं? व्यापारिक एजेंट, जिसके थ्रू हम माल बेचते हैं और जिसको अधिकार दे देते हैं कि हमारे बिहाफ पे तू भी बेच सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसे कहते हैं? विच इज इक्वल टू गुड्स, मतलब जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल चले जाए समझ लो वो गुड्स का ओनर हो जाता है।
डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल किसे कहते हैं? जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो बस ये बताता है कि आप इस गुड्स के ओनर हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट किसी हाथ में देने से वो गुड्स किसी की ओनरशिप में नहीं। जैसे कि मेट्स रिसीट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, और बिल ऑफ लाइडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, रेलवे रिसीट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, बारफिंगर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ठीक, ये सारी बात है। डिलीवरी कितने तरह की होती है? एक्चुअल डिलीवरी, ये पेन है आपने खरीदा, हमने डिलीवर किया, एक्चुअल डिलीवरी। ये पेन है, हमने कहा गोडाउन में फोन लगाया कि मगन वो आ रहा है रामलाल, उसको पेन दे देना, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ठीक, और हमने गोडाउन की चाबी आपको दे दी, तो चाबी सिंबॉलिक डिलीवरी है, बाद में एक्चुअल डिलीवरी आपको गोडाउन से मिलेगी। समझ में आया? तो ये एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो, चूंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकला है, तो सारे एसेंशियल एलिमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट के इसमें भी होना चाहिए, तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज में होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी लगते हैं। सेल और ये सारे डिफरेंस बिटवीन आपको खुद से ही पढ़ने हैं, ये आपको आते हैं, एक एक लाइन में बताऊंगा। बेलमेंट मतलब जब आप गुड्स किसी को किराए पे देते हो, जैसे कि अपन ने गाड़ी ली किसी से बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए 8 रुपए किलोमीटर पे, ये क्या हो गया? बेलमेंट। यूज करके वापस लौटा देंगे, ये बेलमेंट है। और खरीदी ली कार, ये क्या है? सेल, ओनरशिप। सेल और एग्रीमेंट टू सेल कर चुके डिफरेंस। सेल में अभी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जाता है, एग्रीमेंट टू सेल में बाद में जाएगा। ठीक, बाकी सब आपको पॉइंट्स पढ़ने। हायर परचेज, किस्तें भरते जाओ, आखिरी किस्त चुकने पे वो परचेज का रूप ले लेगी। ठीक, और जहां आप हाथों हाथ सेल कर रहे हो उसे बोलते हैं सेल। सेल में और हायर परचेज में एक अंतर यह है कि सेल भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे हो सकती है, लेकिन उसका पहले से ही उद्देश्य सेल होता है, और यहां उद्देश्य हायर परचेज ही होता है। आप बीच में किसी भी दिन तोड़ सकते हो, तो जितने समय तक यूज किया समझो उतने समय हायर था, और आखिरी किस्त तक पूरी भर दो तो समझ लो वो परचेज हो गया। तो इसमें दोनों के एलिमेंट होते हैं, हायर और परचेज के। जबकि सेल आउटराइट सेल होती है, जो कि ईएमआई बेस्ड भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कहलाएगी तो सेल। लास्ट इंस्टॉलमेंट, भाई टेलर को कपड़े मैंने दिए, उसने सिल के मुझे सौंप दिए, ये वर्क एंड लेबर है। सोने की डली दी, उसने चेन बना के दे दी, ये वर्क एंड लेबर है। प्लाईवुड दिया, उसने फर्नीचर बना के दिया, ये वर्क एंड लेबर है। और बना बनाया खरीद लिया कपड़ा, ये सेल है। रेडीमेड बना बनाया सोफा खरीद लिया, ये सेल है। बनी बनाई चेन खरीद ली, ये सेल है। अंतर क्लियर? सेल एंड वर्क एंड लेबर आसान। गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए भैया, कहां पे डिस्ट्रॉय हुए? कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले डिस्ट्रॉय हो गए, तो वॉइड एब इनिशियो, अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद डिस्ट्रॉय हुए, तो पहले वैलिड था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सेलर की गलती से डिस्ट्रॉय हुए हैं तो डैमेजेस क्लेम कर सकते। आया समझ में? अच्छा, दोनों पार्टीज को पता हो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिस्ट्रॉय है, वॉइड। सेलर को पता हो फिर भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो अग्रीमेंट तो तब भी वॉइड है, बेच तो सकते ही नहीं, गुड्स तो है ही नहीं, लेकिन डैमेजेस क्लेम ये बात पहले पढ़ चुके अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेम लॉजिक्स। प्राइस कौन फिक्स करेगा? पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स करेंगी, अथवा एट द टाइम ऑफ सेल फिक्स कर लेंगे, ये भी तय कर सकते हैं। अथवा एक मैनर दे सकते हो कि उस दिन जो भी मार्केट प्राइस होगी उससे 2 रुपए कम दे देना पर केजी। अथवा थर्ड पार्टी फिक्स करेगी, और थर्ड पार्टी फिक्स करने से मना कर दे तो तन्मय भट्ट, सौरभ सर ओपी, गुड जॉब ब्रो। ये कौन मजे ले रहा है अभी तन्मय भट्ट बन के? तन्मय भट्ट का डीपी भी लगा लिया है, तन्मय भट्ट नाम भी रख लिया है। क्या तन्मय भट्ट आप खुद हैं? अगर आप खुद हैं तो थैंक यू। कोई बच्चे ही होगा मजे ले रहा है। तन्मय भट्ट क्यों आएगा यार इस समय? चलो भाई, तन्मय भट्ट को लोग उसकी हंसी देखने के लिए सुनते हैं, एंड वी रियली डू अप्रिशिएट हिज लाफ्स स्माइल्स। मस्त हंसता है। चलो भाई, बाकी तो आपने वो भी देख रखा है जो नहीं देखना चाहिए, हैं? सारे रोज देखें क्या, नए पुराने बदमाश बच्चों? चलो कोई बात नहीं, खैर आपकी उम्र है। समझ में आया क्या? तो प्राइस कौन फिक्स करेगा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मना कर दे तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। और पहली सेल हो गई हो तो, साला पोजीशन पहुंच गया हो तो फिर कुछ ना कुछ तो प्राइस देनी पड़ेगी। कौन सी प्राइस? रीजनेबल। रीजनेबल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। रीजनेबल प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और किसी पार्टी ने रोका हो थर्ड पार्टी को प्राइस फिक्स करने से मत कर, तो फिर डैमेज क्लेम कर सकते। सो भी कर। कंडीशंस एंड वारंटीज बहुत आसान है,
बहुत आसान है, दोनों स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन यानी शर्त, जो मेन बेसिस बन जाए वो कंडीशन, और जो स्टिपुलेशन एंसिलरी बेसिस बन जाए वो वारंट। एक लाइन में बोले, बड़ी बड़ी चीज, बड़ी शर्त कंडीशन, छोटी शर्त वारंट। आया समझ में? शादी के लिए लड़की होना ये बड़ी शर्त, खाना बनाना आना ये छोटी शर्त, कोई बात नहीं, वो तो खैर नौकर भी रख सकते। समझ में आया? लड़की होना, लड़की के लिए लड़का होना, बोलो ना हाँ। साइकिल में टायर होना ये बड़ी शर्त, टायर में हवा होना छोटी शर्त। हवा नहीं हुई तो डैमेजेस, भाई हवा भरवाने के 2 रुपए लगे वो तेरे से ले लेंगे, सिर्फ डैमेजेस। पर सारे साइकिल में टायर ही नहीं है तो चलाएंगे कैसे? समझ रहे हो बात को? तो फिर तो पूरी साइकिल लौटा देंगे प्लस डैमेजेस भी क्लेम करेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ? बड़ी शर्त कंडीशन, छोटी शर्त वारंटी। बड़ी शर्त का ब्रीच करोगे तो 2 रेमेडीज, कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन, डैमेजेस। छोटी शर्त का ब्रीच करोगे तो 1 रेमेडी, सिर्फ डैमेजेस। पर सारा आदमी बड़ी शर्त के ब्रीच को भी छोटी शर्त ट्रीट कर ले, कोई बात नहीं, तो डैमेजेस दे दे, टायर हम लगा लेंगे। तो कंडीशन सिंक्स डाउन टू द लेवल ऑफ वारंटी। आया? तो कंडीशन कब वारंटी बन जाती है बताओ? सेलर ट्रीट करे कंडीशन को वारंटी, या उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, यूज कर लिए हैं, अथवा इस तरह से यूज कर लिए कि वो अलग नहीं हो सकते, आपको गुड्स यूज करना पड़ेंगे, सिर्फ डैमेजेस में काम चलाना पड़ेगा। चलो भाई, कंडीशन वारंटी में डिफरेंस आप कर लोगे। व्हेन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी, ये भी हो गया। कोई डाउट है किसी को? ब्रीच ऑफ कंडीशन में 3 आर कर सकते हो आप, 3 आर। वो 3 आर कौन से हैं? रीयूज, रिसाइकल और, अच्छा ये तो स्वच्छ भारत अभियान के 3 आर हैं, रीयूज, रिसाइकल और एक और क्या है? कुछ और ही हो। थैंक यू गोपाल भाई, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यहां पे 3 आ रहे, रिसाइन, रिटर्न और रिफंड। कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हो, ये लॉजिक बहुत बढ़िया है ना, 3 आवर्स कंडीशन के ब्रीच पे। आप कॉन्ट्रैक्ट डिसाइन कर सकते हो कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं, पूरा पैसा रिफंड कर और डैमेजेस भी क्लेम करो, गुड्स रिटर्न करके रिफंड भी मांग सकते हो, मतलब हाँ, और दूसरा डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। तो 3 आर और डैमेजेस, कुल मिला के 3 आर डी, 3 आर और 1 डी। चलो अगला पॉइंट, कंडीशन एक्सप्रेस और इंप्लाइड 2 तरह की होती है। एक्सप्रेस कंडीशन को पढ़ाया जा सकता है क्या भारत में? ये तो जितने बायर सेलर है वो आपस में डिसाइड करते हैं, तो जो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो एक्सप्रेस, ये तो हम जान ही नहीं सकते। कुछ ऐसी इंप्लाइड कंडीशन है जो भारत की हर सेल में इंप्लाइड है, और वो कौन कौन सी है इंप्लाइड लॉ के द्वारा? कि तू जो मुझे माल बेच रहा है उसका तू ही ओनर है, तू जो सैंपल दिखा रहा है गुड्स वो ही निकलेंगे, तू जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है गुड्स वैसे ही निकलेंगे। सैंपल डिस्क्रिप्शन दोनों दिया है तो गुड्स सैंपल से भी मैच करेंगे और डिस्क्रिप्शन से भी मैच करेंगे। और अगर मैंने पर्पस बता रखा हो अपना पहले से तो गुड्स पर्पस के हिसाब से भी फिट होंगे। इतनी चीजें होना जरूरी भाई। वाह यार गोपाल भाई, मुन्ना भैया, आर नाचो नाचो नाचो, अरे भाई चल फटाफट से 5 कंडीशन बोलो। पहला टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, सैंपल डिस्क्रिप्शन और फिटनेस फॉर पर्पस, अगर पर्पस बायर ने पहले से एक्सप्रेसली डिस्क्लोज किया हो तो। छठा है मर्चेंटेबिलिटी, कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए कि एक आम आदमी उसको खरीद पाए। मर्चेंटेबिलिटी च है ना, देखो CH है, मर्चेंटेबिलिटी जो है वो बोलेंगे ना, च क भी होता है कभी कभी, लेकिन यहां पे क चाहिए। अगला, ये जो मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन है ये खाने पीने के आइटम्स पे होलसमनेस बन जाती है। होलसमनेस शब्द का अर्थ होता है शुद्धता। एक से दूध वाला है, वो दूध बेचता है, उसके जो दूध उसने बेचा है आपको, उस दूध में टाइफाइड का वायरस था, एफ की पत्नी वो दूध पी के मर गई, तो आप उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? खुशी एक तरफ चेहरे की, लेकिन डैमेजेस तो फिर भी क्लेम करोगे कि नहीं करोगे? ये फिर जोक था ना, चल जोक था। बात पहुंचे कि नहीं पहुंची ये बताओ आप तो। चल नहीं, बार बार नहीं। होलसमनेस का मीनिंग बताओ जल्दी। शुद्धता। कोई कह दे भाई ये खाने की चीजें अशुद्ध है, एक ऑर्डिनरी आदमी लेगा क्या? तो जो बहुत गरीब आदमी है ना वो 60 रुपए किलो की सेव खा लेता है। अच्छा पता है कि ये
25 बार जिस तेल में सब कुछ तल चुका है, ऐसे काले वाले तेल में पकाई गई है जिसमें कुछ बचा ही नहीं तेल में सार, है ना। ये सारे जो नमकीन दुकानदार होते हैं, ये तेल बहुत बार यूज करने के बाद वो भी बिक जाता है। अच्छा, वो तेल भी कौन सा है? मूंगफली का नहीं है, शुद्ध पाम ऑयल होगा, मिलावट वाला होगा। अच्छा, उसमें भी जो सेव बनी है वो बेसन से नहीं बनी, तिवड़े से बनी है, पेट खराब हो जाता है, समझ लो। 60 रुपए किलो, वो होलसम नहीं है, ऑर्डिनरी आदमी उस चीज को खरीदता। ये देश की विडंबना है कि ऐसी चीजें बिकती है, और फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कुछ करता ही नहीं हमारे यहाँ, तो सब गलत है। करता है क्या? देखा है क्या आपने? एक मिनट बेटा, हेलो। टाइम लगेगा, 1.5 घंटा। आज तो लेट हो जाऊंगा, आज लेट हो जाऊंगा। खाने का भी वेट मत करना, सीधे चलेंगे अपन डायरेक्ट, या हो सकता है नहीं भी चल पाए, क्लास लंबी चलेगी थोड़ी सी, मुश्किल है आज। हाँ, खाने का भी वेट मत करना, मेरे लिए बनाना मत, रहने दो रहने दो। चलो मैं ट्राई करता हूँ। हाँ जी, मैं आज का तो गया, हो गया। चलो भाई, नहीं हो पाए, पॉसिबल ही नहीं। सुनो, वारंटी बात कर चुके हैं, इंप्लाइड वारंटी बताओ कौन सी है? क्वाइट पोजीशन की क्वाइट पोजीशन? क्वाइट की क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत, शांतिपूर्ण पोजीशन। भाई अगर गाड़ी खरीदी है मुझसे किसी ने, तो उसको पोजीशन शांतिपूर्ण देना पड़ेगा। रोज रोज जाके मैं उंगली नहीं कर सकता कि ठीक से साफ करो, गाड़ी को अच्छा रखो, मेरा प्यारा सखा राम है, ऐसा आप नहीं कर सकते। बोलो हाँ, आपको पोजीशन शांतिपूर्ण देना पड़ेगा। अगला, आपकी गाड़ी पे या जो भी माल आपने बेचा है उसके ऊपर किसी का गिरवी राइट नहीं होना चाहिए। इनकम्बरेंस है ना, किसी का पूर्वाधिकार, और पूर्वाधिकार मतलब पहले से किसी का गिरवी राइट उस गाड़ी पे हो। टाइटल तो आपका ही है पर आपने गिरवी रख रखी है, मतलब इनकम्बरेंस है। और इनकम्बरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। अगला, अगर गुड्स डेंजरस नेचर के तो आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई ये बाम जो है ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। पेट दुखे तो खा मत जाना, पेट दर्द इससे दूर नहीं होते। सर दर्द में काम आता है, पेट दर्द में काम नहीं आता। पेट दर्द में भी ऊपर से लगा लो, खाने के काम नहीं आता। डेंजर है, खा लिया तो बीमार पड़। भाई आंखों में शैंपू चले जाए तो रिंस थरली। शैम्पू की बोतल पे लिखा रहता है क्लियर कट, लिखा है कि नहीं? भैया आंखें खराब हो जाएगी फिर। अगर चला एक कॉन्टेक्टेड विद आइस, रिंस थरली, आंखें अच्छे से धोना। क्यों धोना भाई? डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स पहले से डिस्क्लोज कर दिया गया, कर देते हैं। बेगॉन वेगॉन का स्प्रे हो, इंसेक्टिसाइड, तो लिखा रहता है बच्चों से दूर रखें, खाने पीने की चीजों से दूर रखें, बराबर। डेंजरस नेचर। ऑल आउट की जो बॉटल है उस पर लिखा रहता है बच्चों से दूर रखें। इधर उधर पड़ी रही, बच्चा समझा वो ये तो दूध की बॉटल है, पता चला, देखा कभी वो निकाल लो अंदर तो ऐसा लगता है वो बॉटल है दूध, बच्चा पी गया, कुछ हो जाएगा। डेंजरस नेचर डिस्क्लोज कंपल्सरी। और कुछ वारंटीज कस्टम से भी होती है। जिस तरह के पंखे में वारंटी अलग आएगी, मोबाइल में वारंटी अलग आएगी, तो वो कस्टम के हिसाब से भी आती है। जैसे कि आप देखो, एसी वगैरह में वारंटी का कस्टम 5 साल का है, लेकिन मोबाइल में 1 साल, और ज्यादा से ज्यादा एडिशनल पैसा दो तो 2 साल, एक्स्ट्रा पैसा दो तो एक्सटेंडेड वारंटी देते ना वो, तो फिर वो एक्सप्रेस भी हो जाती है बाय कस्टम एंड यूसेज ऑफ ट्रेड। अच्छा, केवीएट टेम्पटर, अभी तक जो पड़ा वो क्या था? एम्प्लॉयड कंडीशन और एम्प्लॉयड वारंटीज। केवीएट वेंडिटर था, वो क्या था? केवीएट वेंडिटर था। सेलर को जहां जहां ध्यान रखना है वो सब केवीएट वेंडिटर है, और जहां बायर को ध्यान रखना है वो केवीएट एम्प्टर है। आया? तो ये सारी एम्प्लॉयड कंडीशन और वारंटी क्या है? केवीएट वेंडिटर, लेट द सेलर बीवेयर। और अब जो पढ़ रहे सेक्शन 16 वो क्या है? लेट द बायर। मेरी बात सुनो, आईएमपी लगाओ इस पर, और आईएमपी लगाने के बाद वी भी लगाओ, वेरी आईएमपी करो। ये उसका एक्सेप्शन है। इसका मतलब केवीएट एम्प्टर के एक्सेप्शन बेसिकली इंप्लाइड कंडीशन वारंटीज ही है सारी। एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जनरल रूल ही तो होता है।
जनरल रूल के एक्सेप्शन के अगर कुछ एक्सेप्शन हो तो वो जनरल रूल ही तो हुए। हायर इंटेलेक्चुअल स्किल वाले बच्चे, समझ आ रही बात? चलो, आज तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, इतना भी नहीं होगा। मुझे बताओ, हर बार सेलर की गलती होती है कुछ भी खरीद लो तो मैं जाऊं बिग बाजार में और सोडा की बोतल समझ के फिनाइल खरीद लूं और पी भी गया। अच्छा, कलरफुल फिनाइल आती है कई बार, एकदम कलरफुल बोतल पी गए और फिर कुछ हो जाए तो उसमें सेलर की गलती है क्या? मेरे कॉलेज वालों ने बोला कि आप पिंक डे सेलिब्रेट करें। कॉलेज में होता है ना, अनफॉर्चुनेटली आपको तो क्या से कुछ मिला नहीं जीवन में। कॉलेजों में बहुत बहुत डे सेलिब्रेट होते हैं, पिंक डे, येलो डे, ऐसा मस्ती, फ्रेशर्स पार्टी हो रही है, फिर फेयरवेल पार्टी हो रही है, खूब ऐसा फन रहता है। और फिर कुछ मिलता नहीं जीवन में, अंत में आप मजे कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलती है डिग्री, उसके बाद बहुत मजा आते हैं जीवन में। आप एक ही टाइम ले सकते हो ना मजे यार जीवन, तो अभी ले लो या बाद में ले लो। सर कुछ लोगों को तो दोनों टाइम आया। हमारे भैया ने तो एमबीए करा 5 साल वाला, वो खूब कॉलेज में मस्ती मारी और आज ऐसी बड़ी कंपनी में वो एमडी बन गए, 10 साल हो गए उनको। तो फिर वैसा भाग्य लिखा के लाओ यार। मेरी तरफ मत देखो यार, मैं हर चीज का जवाब छोड़ दूंगा, वैसा भाग्य लिखा के लाओ। हाँ तो है ही वो तो यार। कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही आनंद है, ये वो करके आए, पिछला पुण्य उनका। कुछ भी मिला है तो पुरुषार्थ से मिला है। किसी को बाप दादा की संपत्ति मिली तो ये नहीं कह रहे अपन, क्या है अपने को नहीं मिलती ना तो अपन सोचते कि हाँ वो क्या है, हम तो सेल्फ मेड है, उसको तो सब घर से मिला है। ये ईर्ष्या है, नेगेटिविटी है भाई। उस किसी को बिना किए नहीं मिलता। अगर उसको मिल गया है इस जन्म में तो पहले कुछ किया, उसने बहुत मेहनत की, पहले फ्री में किसी को नहीं मिलता। इसलिए ना घमंड करना सेल्फ मेड होने का, ना ईर्ष्या करना कि उसको तो मिल गया है। मेहनत करो, काम करो, आज नहीं तो कल फल मिलेगा, फल तो मिलेंगे भाई। हम तो हिंदुइज्म या जैनिज्म में रीबर्थ पे विश्वास करते हैं, इसलिए संतोष भी आता है कभी कभी मन कि मेहनत करने पे नहीं मिल रहा है तो देयर इज ए डिवाइन जस्टिस, आज नहीं तो कल मिलेगा। या अपन जितनी मेहनत करें उसमें अपने को इतना मिल रहा है, लेकिन सामने वाला इससे भी कम मिल रहा है, उसको ज्यादा मिल रहा है, ये भी कंपैरिजन करते हो आप, ये भी नहीं करने का, क्योंकि सब कुछ डिवाइन जस्टिस पे एक के भरोसे चलता है सारा खेल। फिर ये फिलोसफी की बात इतनी थी, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। मुद्दे की बात यह बेटा कि हर बार सेलर की गलती नहीं होती, बायर को भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो चीज अपनी पसंद की खुद खरीदे। कुछ उठपटांग सिलेक्शन कर ले फिर पछता है तो इसमें गलती। तो कॉलेज में पिंक डे सेलिब्रेट करने गए, हमने कहा पिंक शर्ट नहीं खरीदने गए, अब वहां पे बहुत सारे, हर बार ब्लू फेवरेट है तो ब्लू लिया है बहुत सारे, घर आए बोले अरे यार पिंक तो ला नहीं, बोल गए, दूसरे दूसरे पसंद आ गए। अगले दिन कॉलेज में पहन के गया, जब रात हो गई 10-11 बज गई, सुबह सुबह 8 बजे कॉलेज जाना, तो क्या दुकानदार के माथे पड़ जाए कि तूने हमको गलत चीज दे दी? यहाँ लेट द बायर हु शुड मेक अ प्रॉपर चॉइस। होता है ऐसा कई बार, देखो लेने कुछ जाते हैं, लेके कुछ आते हैं, फिर घर आके बोलते हैं यार जो लेना था वो तो लिए ही नहीं। ये आपकी गलती ना, इसमें सेलर की गलती नहीं, कॉमन है। स्पेशली शॉपाहॉलिक जो लोग होते हैं, वो वहां जाने के बाद ऐसे नशे में आ जाते हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो, वो जो जिस पर्पज से आए वो पर्पज भूल जाते हैं। ऐसे करने का नहीं भाई, है जी, देख लो ना यार, बहुत सारी चीजों का अनुभव तो हो ही जाता है आपको जीवन में। अच्छा मुझे बताइए, इसके क्या एक्सेप्शन है कि जब आपने अपना पर्पज सेलर को बता दिया था और उसके जजमेंट पे आपने भी रिलाई किया, आपने पर्पज बताया था भैया मुझे पिंक शर्ट चाहिए प्लेन, तो दुकानदार ने एक पैकेट में भरा हुआ था, बोले ले जाओ सर ये। मैंने कहा पिंक है, बोले हाँ। साइज एल? बोले हाँ एल। ले गए, अपन ने खोल के भी देखा, सुबह उठ के खोल के देखा तो अंदर से शर्ट पिंक की जगह ऑरेंज निकला। मैंने कहा फोन लगाने का, सर क्या कलर ब्लाइंड हो क्या आप? अरे बोले यार वो सॉरी, वो हमारी लाइटिंग में ऑरेंज पिंक जैसा दिख रहा था। मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, आपने पैक किया हुआ शर्ट ऐसा कैसे कोई पड़ा था किसी थैली में, वो दे दिया मुझे, मैंने विश्वास कर लिया। या मुझे किसी को गिफ्ट करना है पिंक पर्टिकुलरली, और मैंने कहा आप पैक करके रखना गिफ्ट पैकिंग में, तो फिर यहाँ तो मैं खोल के भी नहीं देखूंगा ना। मेरे वाले एग्जाम्पल में आप ऐसा बोल सकते थे कि सर खोल के देख लेना था वहीं पे, तो मैंने एग्जाम्पल बदल दिया इसलिए। मैंने कहा आपको काय को मौका दो बात काट, तो मैंने पहले से बोल दिया था पिंक कलर का एक कुछ टॉप है वो पैक करके रख दो, मुझे देना है किसी को गिफ्ट करना। और फिर वो निकला ऑरेंज, और ऑरेंज से उसको सख्त नफरत है। अब क्या करोगे? बस उल्टा ब्रेकअप होगा हमारे साथ, ऑफेंसिव हो गया उसके लिए ऑरेंज कलर। अब क्या करोगे? इसके तो डैमेजेस भी नहीं ले सकते, अंदर ही इतने डैमेजेस हो गए, कितने कितने लोग है जी। नहीं मानेगी बेटा, नहीं मानती है। चलो
सेल बाय सैंपल, अगर आपने सैंपल से सेल किया है तो फिर उसमें बायर की गलती नहीं है, सेलर। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, मैंने कहा था आपसे वो सारी चीजें जो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी, वही सारी क्या बन जाएगी। अगर आपको याद नहीं आए कि केवियट एम्प्टर के क्या एक्सेप्शन थे, तो इंप्लाइड कंडीशन वारंटी 4-5 लिखाना, वो सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। बाकी तो आप याद कर ही लोगे। ब्रांड नेम में खरीदते हो तो फिर वो तो चीज अच्छी निकलनी चाहिए ना यार। अगर ब्रांडेड चीज खरीदते हो तो फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। सेलर ने अगर गुड्स में डिफेक्ट एक्टिवली छुपाया हो, कंसील किए हो, 3 ऊपर लाल लाल सेमफल रख दिए, नीचे सड़े सेमफल रख दिए, और आपको एक कैरेट या पेटी बना के दे दी सेमफल के, है 12 सेमफल थे, नीचे के 6 खराब, ऊपर के 6 लाल लाल। बोले सर सेमफल देख लो, आपने उठाया, देखा बहुत बढ़िया, रख दिया, नीचे के खराब निकले, तो किसकी गलती? सेलर की गलती, कॉम्पेंसेट करेगा। चलो भाई, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है फटाफट बताओ। जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, एग्जिस्टिंग हो, और बायर हैज नोटिस कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, हाथों हाथ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। ओनरशिप जैसे ही ट्रांसफर हुई, रिस्क भी ट्रांसफर। पर अगर गुड्स का कुछ करना बाकी हो, टेस्ट, वे या पैक, तो जब तक कि टेस्ट, वे या पैक नहीं हो जाते, यानी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आते, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद ही रिस्क ट्रांसफर होती है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, कि अगर आपने बोल रखा हो कि रिस्क पासेस विद पोजीशन, तो बात अलग है। अदरवाइज जनरल रूल इज रिस्क पासेस विद ओनरशिप। आया आसान, देख लो। स्पेसिफिक गुड्स है लेकिन उनको डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, तो ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब वो एक्ट कर लेगा सेलर। डिलीवरेबल स्टेट में भी है लेकिन वे करना या मेजर करना बाकी है, तो फिर जब तक नहीं होगा जब तक कि वो वे या मेजर नहीं हो जाते। अथवा पार्टीज में डिसाइड कि रिस्क ओनरशिप पासेस द ओनरशिप एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, या आप जैसा कहो। कई बार ये भी होता है कि जब तक मेरे पास पोजीशन नहीं आएगा तब तक मैं ओनरशिप भी नहीं लूंगा। झूमर है, झूमर खरीदा, तो कई बार इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि घर पे आके टंग जाएगा, उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर मानेंगे अथवा रिस्क ट्रांसफर मानेंगे। तो उस केस में क्या होगा, सामने वाला झूमर लाएगा, अपना आदमी भेजेगा, वो टांग के जाएगा और ठोक बजा के चेक करा के, सर आप जाऊं, हाँ आप जाओ। आप अगर गिर जाए तो मेरी गलती, मेरे घर की छत गिर जाए उसके वजन से, पीओपी गिर जाए, मेरी गलती। बोलो हाँ, क्लियर। तो कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां आप तब तक रिस्क नहीं लेते हो जब तक की चीज पोजीशन में ना आ जाए और टिक ना जाए। लेकिन जनरल रूल क्या है, रिस्क पासेस विद, इधर ओनरशिप ट्रांसफर हुई, इधर रिस्क भी ट्रांसफर हो गई। आया। कार में भी ऐसे होता है, रिस्क पासेस विद पोजीशन, ना कि ओनरशिप। कई बार ऐसा होता है कि आप गाड़ी की डिलीवरी लोगे 10 तारीख को, 8 तारीख को आपके नाम पे आरसी कार्ड बन के आ जाता है, पहले से आपने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, तो क्या नाम से आरटीओ ऑफिस में आपके नाम पे कार ओनरशिप आ गई है, वो चेसिस नंबर वगैरह आपके नाम पे ओनर हो गए आप कार के, पर आपने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि 10 को बर्थडे, हम 10 तारीख को डिलीवरी लेंगे। तो गाड़ी जब तक शोरूम में खड़ी है, कुछ हो जाए, आग लग जाए, छत गिर जाए, रिस्क किसकी? तो बताओ इस केस में रिस्क पासेस विद ओनरशिप या पोजीशन? पोजीशन। पोजीशन, जब तक मेरे हाथ में पोजीशन नहीं आता, मैं गाड़ी लेके शोरूम से उतरता नहीं हूं, तब तक रिस्क सेलर की है, भले ही पोजीशन मेरे नाम पे आ गया। कौन बेयर करेगा सारी रिस्क? सेलर। आपको तो वही लिखना जो जनरल रूल है, केस स्टडी में उन्होंने स्पेसिफिक डाला हो तो उसके हिसाब से चल जाना। हाँ, ओनरशिप। लॉजिक क्लियर? अच्छा, सेल ऑन अप्रूवल में क्या होता है, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, फटाफट बोलो। जब गुड्स अप्रूव होते हैं, और अप्रूव नहीं हुए तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन बायर को रीजनेबल टाइम में गुड्स को रिटर्न करना है, एटलीस्ट फोन लगा के या मैसेज तो करना ही है कि आपको आके ले जाओ। फिर सेलर ने ले जा रहे हैं उसकी गलती, बायर को नोटिस देना जरूरी रिजेक्शन का। चलो, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। कई बार सेलर ऐसा करता है कि गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी है ना, सॉरी गुड्स का पोजीशन तो ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन ओनरशिप अपने पास रख लेता है। कर सकता है क्या इसमें? जैसे कि बिल ऑफ लाइटिंग वगैरह अपने हाथ में रख लिया, और कल को मालूम पड़ा कि बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गए, तो अपने को टेंशन नहीं, ओनरशिप अपने पास है तो किसी और को बेच देंगे हाथों। तो गुड्स का क्या करना है, डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, इसका राइट अभी भी किसने क्या अपने पास रिजर्व करके रख लिया है? सेलर ने। राइट ऑफ डिस्पोजल इसको बोलते हैं, यानी कि ओनरशिप अभी भी अपने हाथ में रख रखिए। ठीक। और ये रेस्पिरेट डेमिनो आपको याद है किसे बोलते हैं?
लैटिन फ्रेज पढ़ा है क्या ये वाला आपने? तो ये याद कर लो, रेस्पेरी डेमिनो, इसका अर्थ होता है रिस्क पासेस विद ओनरशिप, और ये मैं अभी बता चुका हूं आपको। जनरल रूल क्या है? रिस्क पासेस विद ओनरशिप। एक्सेप्शन क्या है? पार्टीज अग्रीमेंट कर सकती है स्पेसिफिक की नई पोजीशन पे होगी, जैसे झूमर वाला कॉन्ट्रैक्ट, कार वाला, ऐसा भी हो सकता है ना? या कभी कभी किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कस्टम ही यही होती है, कार वाला एग्जांपल वापस लग जाएगा कि कारवार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ट्रेड कस्टम ही यही है कि जब तक गाड़ी हाथ में नहीं आएगी तब तक सारे रिस्क किसकी है? सेलर की है, चाहे ओनरशिप पहले ही ट्रांसफर क्यों ना हो गई। अच्छा, इतना हुआ भाई। क्या नॉन ओनर गुड्स को बेच सकता है? जनरल रूल इज जिसके पास टाइटल नहीं है वो दूसरे को भी टाइटल नहीं दे सकता। एक्सेप्शन क्या है? कभी कभी नॉन ओनर भी गुड्स पे वैलिड टाइटल देते हैं। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट का एक्सेप्शन, ये वाला लैटिन फ्रेज तो याद है आपको? नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, नो वन कैन पास ए टाइटल बेटर देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। एक्सेप्शन क्या है? मर्केंटाइल एजेंट, यहां पे मर्केंटाइल है, जॉइंट ओनर बेच सकते हैं। स्टॉपेल, जो व्यक्ति अपने आप को ओनर बता रहा है और एक्चुअल सेलर मना नहीं कर रहा है, तो फिर अब वो सेल वैलिड मानी जाएगी, है ना? जैसे पार्टनर बाय स्टॉपेल था। अनपेड सेलर बेच सकता है, उसको तो राइट ऑफ रीसेल। सेलर के पास पहले से पोजीशन है गुड्स का बेचने के बाद भी, और उधर बायर पेमेंट नहीं कर रहा है तो बेच सकता है। कभी कभी बायर के पास पहले से पोजीशन आ जाता है, ओनरशिप नहीं है, ये पोजीशन पहले आ गया, तो भी वो सेल कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो फॉर कंसिडरेशन और गुड फेथ में खरीद रहा है। ये कंडीशन ध्यान रखना दोनों में, खरीदने वाला जो है दूसरा व्यक्ति वो गुड फेथ में खरीद रहा है और फॉर वैल्यू यानी कि कंसिडरेशन दे के खरीद रहा है और इनोसेंट है, वही गुड फेथ, तो फिर उसकी वो सेल वैलिड है। हाँ, गुड इंटेंशंस, बैलाफाइड ना हो, गुड इंटेंशंस, बैलाफाइड यानी रॉन्ग इंटेंशंस और बोनाफाइड यानी गुड इंटेंशंस। और सेल बाय फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स बेच सकता है गुड्स को नहीं, लेकिन पेरिशेबल नेचर की हो तो बेच सकता है, या उन गुड्स पे उसने खर्चा कर दिया हो गुड्स की वैल्यू का 2/3 या उससे ज्यादा, और सामने वाला जो ओनर मिल गया है वो देने को रेडी ना हो, या ओनर मिल ही ना रहा हो, तो उस केस में फिर वो गुड्स को बेच सकता है, अदरवाइज फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स नहीं बेच सकता। बोलो आया? चल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख के मुझे माल बेचा, तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? वॉइडेबल है, और मैं अगर बेच दूं किसी को तो भी वैलिड सेल है। इनफैक्ट किसी और को आगे बेच देना इज इक्वल टू वो वाली सेल को वैलिड मानना जो वॉइडेबल थी, आगे फर्दर बेच के मैंने उस सेल को ऑटोमेटिकली वैलिड कर लिया। आया? डूइंग एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टाइटल ऑफ द सेलर। आखिर सेल अंडर प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट, कई बार दूसरे दूसरे एक्ट भी लग जाते हैं इसमें, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एक्ट लग जाता है। बोलो हाँ, इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या बोलता है कि इंसॉल्वेंट व्यक्ति की प्रॉपर्टी ऑफिशियल लिक्विडेटर की हो जाती है और वो बेच रहा है, जबकि ओनर कौन है? ये व्यक्ति, बेच वो रहा है, लेकिन उस एक्ट ने अलाउ किया, इसलिए ये एक्ट का नाम याद रख लो, इंसॉल्वेंसी एक्ट। आया? ऐसा। इसके अलावा प्लेजी भी बेच सकता है, सेल बाय प्लेजी, ये 10th पॉइंट है। ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है ना, ये चलो 10th मत बनाओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से ये भी अदर एक्ट हुआ ना, दूसरा एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि जिसके पास माल गिरवी रखा है, आप उसको पेमेंट नहीं दे रहे हो, तो वो आपका माल बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा सोने की चेन बेच के। तो बेचने का अधिकार है या नहीं है? ओनर कौन है? वो। बेच कौन रहा है? प्लेजी, पर अधिकार है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है सेल बाय नॉन ओनर। ये सेल वैलिड है या नहीं है? जो प्लेजी ने किसी थर्ड पार्टी को की है, वैलिड है। देयर इज अ वैलिड सेल बाय नॉन ओनर्स इन दीज एक्सेप्शनल केसेस। डन? आया ना भाई? चलो, राहुल गुप्ता, वेरी गुड बेटा, आप भी आ गए हो फाइनली। चले, हाँ बोलो। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, प्लेज मूवेबल का होता है, खत्म किस्सा। बाकी दोनों चीज सेम, दोनों का हिंदी अर्थ गिरवी है। मूवेबल का प्लेज मकान, गाड़ी, मकान, बंगले वगैरह, जमीन जायदाद, खेत का मॉर्गेज। मॉर्गेज में टी साइलेंट होता है, मॉर्गेज, पर इंग्लिश में पढ़ चुके हैं, पर बोलचाल में बोलते लोग मॉर्गेज चल जाता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे करना भाई? डिलीवरी एक्चुअल, सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव तो हो गया। कौन करेगा? सेलर करेगा। किसके पास? बायर के पास।
डिलीवरी कौन मांगेगा, डिमांड कौन करेगा, बायर, बायर को डिमांड करना जरूरी है। इट इज बायर्स ड्यूटी टू मेक डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स किसी थर्ड पर्सन की पोजीशन में हो तो बायर बोलता है कि उससे, सेलर बोलता है उससे ले लो, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। उसके पास पड़े हैं, उसको फोन लगा दिया, ले लो, ये कौन सी डिलीवरी होगी, कंस्ट्रक्टिव। क्या कैरियर या बारफिंगर को भी दे सकते हो आप डिलीवरी, क्या हमने कैरियर को दे दिया, वो आप ट्रांसपोर्टर आप तक पहुंचाएगा, ठीक। जैसे ही बारफिंगर को दे दिया, हम ये मानेंगे कि बायर तक डिलीवरी हो गई है, बायर तक डिलीवरी हो गई, ये माने। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगी, या तो बायर ने जो जगह बोली वहां होगी, और अगर बायर ने कोई जगह नहीं बोली हो तो फिर जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है वहां पे सेल होगी। हम तो यहां लाके रख लें, आप आ जाओ और ले जाओ एक बार। इन केस ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल, जहां पर अग्रीमेंट टू सेल हुआ था वहां, और अगर अग्रीमेंट टू सेल के समय गुड्स थे ही नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं थे, बनाना बाकी थे, तो फिर जहां मैन्युफैक्चर हुए दैट विल बी द प्लेस ऑफ सेल, वहां आके सेल हो। मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स बेचने का अग्रीमेंट किया है तो प्लेस ऑफ सेल क्या होगी, फील्ड। समझ आ गया, ऐसा। डिलीवरी ऑफ गुड्स कब करोगे, जिस टाइम पे बोला है उस टाइम पे बोलोगे, और अदरवाइज बिजनेस आवर। डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा, कुछ नहीं कहा हो तो सेलर, अदरवाइज बायर। जनरली प्रैक्टिस में क्या है, कभी सोफा खरीद के देखो किसी दुकानदार से, फर्नीचर, बायर बायर, अलमारी खरीदो, मना कर देते, सर आप लोडिंग रिक्शा आप कर लो, 150-200 रुपए चढ़वा लेना आपकी दूसरी मंजिल पे, हमसे मत बोलो, हमारी इतनी प्राइस है वो दे दो आप। इसलिए भी क्योंकि चीजें टूट जाती है, डेंट लग जाता है, फिर आदमी जो है माथे चढ़ता है, इसलिए सेलर बचते हैं इस तरह की चीजों में। पर अब अनाज वनाज की बात करोगे ना तो वो सेलर। इसके लोग के बहुत सारे अलग अलग ट्रेड कस्टम्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नॉर्म्स चलते हैं, इसलिए जैसा आपस में अग्री होता है। जनरल रूल, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी शैल बी बॉर्न बाय सेलर। फिर अगर ट्रांजिट के दौरान डिटेरिएशन हो जाए तो फिर क्या होगा, बायर। ट्रांजिट के दौरान अगर कुछ डिटेरिएशन होता है तो वो लॉस कौन बेयर करेगा, बायर। थोड़े बहुत डेंट लग जाए तो बायर बेयर करेगा। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अलाउड है क्या, अगर कुछ नहीं कहा हो तो अलाउड नहीं है, आपको होल्ड करना है। एक्सप्रेसली बोला हो कि इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज बायर कैन रिजेक्ट द इंस्टॉलमेंट्स है। अगर बायर एक्सेप्ट कर ले तो बात है, बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिसाइन कर सकता है। पार्ट डिलीवरी, तो इंस्टॉलमेंट और पार्ट डिलीवरी में क्या अंतर, वही पूछ रहे हो। 10 किलो अभी पहुंचा है, 10 किलो अगले महीने ले लेना, ये इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। और 50 किलो गेहूं अभी पहुंचा रहा हूं, 25 किलो और एक और गाड़ी आ रही पीछे पीछे 25 किलो, ये पार्ट डिलीवरी होगी। हाँ, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी किसको बोलते हैं, एक रीजनेबल इंटरवल पे जो होती है वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, और एक ही होल डिलीवरी दो दो पार्ट्स में कर दी जाए उसको बोलते हैं पार्ट डिलीवरी। अंतर समझ में आया। अब मिक्स डिलीवरी भी इसमें आएगी, ठीक। अगर आपने, अच्छा ये इधर आएगा ना नीचे, रॉन्ग डिलीवरी। और रॉन्ग डिलीवरी तीन तरह से, मिक्स डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी, शॉर्ट डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी में क्या करोगे आप, दो ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे तो उतनी प्राइस दोगे जितना है, बाकी मना कर दोगे। रिजेक्ट करोगे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो कि या तो पूरा दो या मत दो। एक्सेस डिलीवरी हो गई तो या तो पूरा रख लोगे, या जितना चाहिए उतना रख के बाकी लौटा दोगे, या अगर पूरा का पूरा ही मना कर दोगे कि चाहिए तो उतना ही चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं चाहिए। और मिक्स डिलीवरी में या तो पूरा रख लोगे या फिर पूरा रिजेक्ट कर दो। सेवरेबल होगा तो सही से रख लोगे, सेवरेबल नहीं हुआ तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लॉजिक लगा लें, आया। ये पार्ट डिलीवरी हो गया, रॉन्ग क्वांटिटी हो गया। अच्छा, डिलीवरी एक्सेप्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, तो बायर नहीं करे तो बायर नहीं, बायर बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए डिलीवरी, सेलर बाउंड नहीं है। और फिर गुड्स को संभालने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा, बायर देगा। प्रिजर्वेशन में जो भी खर्चा आएगा वो बायर देगा, ठीक है।
तो बायर की क्या जिम्मेदारी है, अगर गुड्स नहीं लेना है या गुड्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रिजेक्ट कर दे, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इंटीमेट भी कर दे कि मुझे गुड्स लेना नहीं है, पर रीजन देना पड़ेगा, और रीजन वैलिड हुआ तो ठीक, और रीजन इनवैलिड है तो आपको रखना चाहिए थे गुड्स, ये बायर की गलती, तो फिर सेलर क्लेम कर सकता है और पूरी प्राइस वसूल कर सकता। सिंपल लॉजिक है। फटाफट, अनपेड सेलर किसे कहते हैं भाई? या तो पूरा पैसा ना आया हो या पार्टली ना आया हो। और अनपेड सेलर के राइट्स क्या हैं? या तो वो गुड्स रिटेन कर सकता है, या अगर निकल गए हो तो ट्रांजिट में रोक सकता है, और ट्रांजिट में रोक के या लीन करके उनको बेच सकता है, रीसेल कर सकता है आफ्टर रीजनेबल टाइम, या पेरिशेबल नेचर के हो तो हाथ वाथ, ठीक। और अगर ओनरशिप ही नहीं गई हो तो फिर तो ना ओनरशिप गई ना पोजीशन गया, तो फिर वो विथहोल्ड कर ही लेगा डिलीवरी, ठीक। और ओनरशिप पोजीशन दोनों चली गई हो तब क्या करेगा? तब फिर ही हैज राइट ओनली अगेंस्ट बायर, गुड्स के साथ उसका कोई राइट नहीं है। एकदम सिंपल अनपेड सेलर के राइट्स। बोलो हाँ। सिर्फ डैमेजेस करता है। किस चीज के डैमेजेस? प्राइस रिकवर करने का, कॉन्ट्रैक्ट डिसाइन कर सकता है, डैमेजेस ले सकता है और इंटरेस्ट भी ले सकता है उसके ऊपर, लेट पेमेंट का या नई पेमेंट का। चलो भाई, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है? जब गुड्स डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो और बायर को नोटिस मिल गया हो, या बायर के एजेंट बीच में आके ले ले, या बायर बीच में आके डिलीवरी ले ले, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है। तब आपके पास सिर्फ राइट अगेंस्ट बायर है, राइट अगेंस्ट गुड्स खत्म हो जाता है, पोजीशन बायर के पास पहुंच जाता है। अच्छा, सेलर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा फिर? अच्छा, अगर बायर करे तो सेलर के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का, प्राइस रिकवर करने का, डैमेजेस का, इंटरेस्ट का, ये तो पढ़ लिया। सेलर मना कर दे देने से तो, और कितने तरीके से ब्रीच कर सकता है? डिलीवरी नहीं दे रहा है तो उसके डैमेजेस मांगो, या दे ही नहीं रहा है, वो माल ही नहीं बेच रहा है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या वारंटी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ वारंटी का डैमेजेस मांग सकते हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन का केस करके डैमेजेस मांग सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो अगर बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन या वारंटी कर रहा है तो, इनफैक्ट कंडीशन कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो, वारंटी पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। और इनमें से जो पैसा आपको लेना है उस पैसे पे प्लस इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हो। ये किसके राइट किसके खिलाफ है? बायर के राइट अगेंस्ट सेलर। चलो, ऑक्शन सेल किसे कहते हैं? जब एक के बाद एक बिडर बिड लगाते जाएं और हाईएस्ट बिड पे फॉल ऑफ हैमर या किसी भी कस्टमरी मैनर में बिड नॉकडाउन हो जाए तो उसे, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्शन सेल। सेलर खुद बिड कर सकता है अगर वो राइट उसने एक्सप्रेसली पहले से बता रखा हो कि भाई मैं भी बिड करूंगा ताकि मेरे गुड्स कम प्राइस पे ना बिकें एजेंट के थ्रू, पर वो पहले बोलना पड़े। बोल के नहीं कर रहा है तो वो प्रिटेंडेड बिडिंग मानी जाएगी, और जिसने बोली लगाई है वो बाद में कैंसिल भी कर सकता है कि भाई ऐसे झोल झाल में हम खरीदेंगे, हाँ या ना। रिजर्व प्राइस किसे कहते हैं? एक मिनिमम प्राइस आपने जो तय कर रखी कि इससे कम में बिकेगा, रिजर्व प्राइस का दूसरा नाम अपसेट प्राइस भी होता है। बोलो हाँ। ठीक। अच्छा, रिजर्व प्राइस के नीचे नॉकडाउन हो जाए बिड तो वैलिड नहीं मानी जाएगी उसे। अच्छा, ऑक्शन सेल्स क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। सारे बिडर्स की बिड क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। और हर एक बिड ओपन ऑफर है, हर एक बिड ओपन ऑफर है। जब तक कि नॉकडाउन नहीं होता है आप रिवोक कर सकते हो अपनी बिड, मैं वापस ले रहा हूं, मैं नहीं खरीदा 10,000 में, मैं नहीं खरीदा, वापस ले सकते हो। तो फॉल ऑफ हैमर या जो भी कस्टमरी मैनर है, रुमाल गिराना, 1 2 3 की काउंटिंग, घंटी बजाना, कुछ भी हो सकता है कस्टमरी मैनर, उसके पहले तक आप अपने बिड रिवोक कर सकते हो। परफेक्ट जा रहे हैं। चलो, ब्रेक का टाइम नहीं बताओ, ब्रेक ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उस समय 10 की जगह 20 मिनट का हो गया था, 15-17 मिनट का हो गया। चले भाई, ये राइट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो। ऑक्शन सेल में ऑक्शनियर कौन होता है? जो बोल बच्चन में स्मार्ट है, जो बिड ऑक्शन करवा रहा है। सेलर वो जिसके गुड्स हैं, बिडर वो जो बोली लगाने खरीदना है। ऑक्शनियर की तरफ से कुछ चीजें पहले से वारंट रहती है, वारंट मतलब वारंटी है क्या, कि उसको बेचने का अधिकार है, दैट ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ प्रिंसिपल, कि मेरे को नहीं मालूम कि प्रिंसिपल के टाइटल में कोई डिफेक्ट है, ये बेचने वाला है, मैं बेच रहा हूं। और वो गुड्स का पोजीशन जैसे ही प्राइस पे की जाएगी हैंड ओवर कर दे।
अब अगर मान लो डिफेक्टिव टाइटल निकला गुड्स का, क्वेश्चन समझ में आ गया? अभी टेस्ट में आया था, लेटेस्ट टेस्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने, अभी जो टेस्ट था उसमें क्वेश्चन दिया था। ऑक्शनियर को भी नहीं मालूम है, अली को, कि गुड्स का जो टाइटल है ओनर का वो डिफेक्टिव है, तो क्या होगा बोलो? ही इज लाइबल टुवर्ड्स द बिडर या खरीदार। क्यों? क्योंकि इंप्लाइड वारंटी है कि ऑक्शनियर को नहीं पता है कि गुड्स में डिफेक्ट है या नहीं इन द टाइटल। मतलब ये मान के चल रहा है कि वो जो बेच रहा है वो सही है, वैलिड नहीं, सेल वैलिड नहीं है, ये इंप्लाइड वारंटी का ब्रीच माना जाएगा और ऑक्शनियर भी लाइबल होगा, लेकिन जो ट्रू ओनर है वो तो अपना गुड्स लेके जाएगा ना, ये सेल वैलिड थोड़ी होगी, क्योंकि टाइटल तो है ही नहीं ना, तो जिसका टाइटल है वो लेके जाएगा। तो किसी और की चोरी की गाड़ी है तो वो तो लेके जाएगा जिसके ओनर की गाड़ी है। यहां आप डैमेजेस देने के लिए लाइबल हो जाओगे। इवन ऑक्शनियर इज लाइबल फॉर डैमेजेस। क्या पॉइंट है बोलो? हाँ, अगर गुड्स लॉट्स में बेचे जाते हैं तो हर एक लॉट के लिए सेपरेट बिड लगेगी। यहां पड़े बहुत सारे, लेकिन हम लॉट वाइज बेचने की, ये 4 गुड्स, तो हर एक लॉट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट सेल। और एक बार नॉकडाउन करने से वो सारा माल नहीं बिक जाएगा। बाद में बोलो कह रहे हो 10,000 में सारा मेरा लॉट में बिक रहा है, तो एवरी लॉट विल बी ए सेपरेट ऑक्शन सेल्स। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होता है? ऑक्शन सेल में, ऑन द फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर।